Okay, bachcho, so now come to the seventh article or seventh postulate of Bohr's atomic model. तो ये सेवन पोस्टुलेट क्या है, जरा गौर से समझें। इसे समझने के लिए क्या करते हैं कि एक न्यूक्लियस और एक जो है कोई भी एक उसके सराउंडिंग में एक ऑर्बिट बना लेते हैं। ओके, तो ये बन गया सुंदर सा। अब क्या है कि से इन सेंटर देयर इज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, तो एक सेंटर में एक पॉजिटिव बना दिए तो वो रिप्रेजेंटेशन हो गया न्यूक्लियस का। और थोड़ा सा छोटा सा सर्कल बना दिए। फाइन, तो ये बीचों बीच में है अपना न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ एक कोई बोर ऑर्बिट बना दिए या एक स्टेशनरी ऑर्बिट बना दिए। और ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इस स्टेशनरी ऑर्बिट में अपना है इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, फाइन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन। एक सेकेंड बच्चों, कोई आया है, वेट। कौन आया है? कोई तो किया था यार। अच्छा, ठीक है। एक बात मैं और कहूंगा बच्चों की, जैसे अभी तक आपकी पढ़ाई कैसी हुई तो आप ही जानते हैं, लेकिन अब जो भी आप पढ़ें थोड़ा सा उसको मन लगाकर पढ़ें, थोड़ा समझ कर पढ़ें, थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ें, गहराई से पढ़ें, तभी आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी एग्जाम में। जैसे कई बार 10th 12th में 12th में क्या होता है कि रटवट के किसी तरह मामला चल जाता है, लेकिन अगर किसी अच्छे एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो यू मस्ट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो कोई बात ऐसे ही ना माने और सारी बात लॉजिकली समझने का प्रयास करें, पढ़ाई को आसानी से करने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक ढंग से ना पढ़ने का प्रयास करें। चीज़ें आसानी से होंगी तो आप जो है अच्छा कर पाइएगा। ओके। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इस न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम कैपिटल एन से। फाइन। अब भाई ये एक, चूंकि बोर ने जो भी बताया वो सबका सब जो मोनो इलेक्ट्रॉन स्पेसीज थी उनके लिए ही बताया, तो इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया। बोर का जो एटॉमिक मॉडल था दैट वाज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, मे बी एटम्स और आयंस व्हाटएवर। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन तो एक ही होना है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना है। अच्छा, ठीक है। तो इस सेवेंथ पॉइंट को लिखें उससे पहले थोड़ा समझ लिया जाए। देखिए क्या समझना है। समझना ये है, सपोज दिस इज एन एटम, दिस ड्राइंग रिप्रेजेंट्स एन एटम, और ये एक ऐसा एटम है, या चलिए एटम भी हो सकता है और ये एक आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक। लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, तो अगर बात हो कि भाई ये जो भी एटम या आयन जो भी है इसका एटॉमिक नंबर से Z है, सो गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है या गिवन एटम या आयन कुछ भी हो सकता है ये। अब उस एटम और आयन का एटॉमिक नंबर से गिवन है दैट इज Z। से atomic number for this atom or ion is given as Z. Okay, fine. तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं, Z के इक्वल होते हैं। तो इससे समझ आया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इन न्यूक्लियस उनकी संख्या Z के इक्वल हो गई। अच्छा,
तो अगर न्यूक्लियस में देखें तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z है, और न्यूक्लियस में जो दूसरा पार्टिसिपेंट है न्यूट्रॉन, वो तो चार्ज उसमें होता नहीं है, केवल और केवल प्रोटॉन्स में ही चार्ज होता है। तो अगर बात की जाए कि चार्ज ओवर न्यूक्लियस कितना है, चार्ज ओवर न्यूक्लियस, तो ये जो न्यूक्लियस है, पहली बात तो ये समझनी होगी कि इसमें जो भी चार्ज होना है वो पॉजिटिव चार्ज ही होना है। वाई? प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अच्छा, एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, मीन्स दैट इज ऑल्सो E। नाउ इफ देयर इज ओनली वन प्रोटॉन देन द चार्ज इज प्लस E, बट इफ प्रोटॉन्स आर Z then the charge is how much? E into Z, or you can say this is Z into E या ZE। तो अगर किसी एटम या आयन, ध्यान रखेंगे हम यहां पर ऐसे एटम या आयन की बात कर रहे हैं विच इज मोनो इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से यूनी इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से सिंगल इलेक्ट्रॉन। बोर ने जो भी चर्चा की, जो भी उनके पोस्टुलेट थे, वो सब के सब ऐसे ही एटम या आयन के लिए थे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन था। ओके फाइन। तो एक बात समझ आ गई कि ये जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज Z इंटू ई, दैट चार्ज इज Z इंटू ई, एंड दैट इज ऑफकोर्स अ पॉजिटिव चार्ज। ये जो चार्ज आया है वो एक पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द प्रोटॉन्स। फाइन। तो एक तो ये चार्ज हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ कंटिन्यूअसली चक्कर लगा रहा है। तो लेट्स से दिस इज सम स्टेशनरी ऑर्बिट, या यू कैन से इट इज बोर ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट भी कह सकते हैं आप इसे, और आप इसे स्टेशनरी ऑर्बिट भी कह सकते हैं। लेट्स से दिस इज सम बोर ऑर्बिट, क्योंकि और ये जो ऑर्बिट का कंसेप्ट है बोर नहीं दिया था। सो दिस इज अ स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट, तो बोर ने बताया स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई इसकी एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट हैज अ कांस्टेंट एनर्जी थ्रू आउट द मोशन, इसलिए इसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो ये जो बोर ऑर्बिट है, इस बोर ऑर्बिट का इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस, लेट्स से द डिस्टेंस इज से स्मॉल r। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, दिस इज r, और यू कैन से रेडियस ऑफ दिस बोर ऑर्बिट इज स्मॉल r। आप ऐसे भी कह सकते हैं, रेडियस ऑफ दिस बोर ऑर्बिट इज स्मॉल r। तो एक इंफॉर्मेशन तो हो गई कि ये जो चार्ज है ओवर द न्यूक्लियस दिस इज प्लस Z इंटू ई, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन इज व्हाट? सेकेंड इंफॉर्मेशन इज रेडियस of this Bohr orbit, let's say this is small r। अच्छा, next thing is electron is moving with speed v, in this Bohr orbit, Bohr's orbit। फाइन। इलेक्ट्रॉन v स्पीड से चक्कर लगा रहा है। लेट्स से दिस स्पीड इज v, ये जो स्पीड है जिससे इसका मूवमेंट हो रहा है दैट इज v। ओके, ये तीन जगह इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि तीन इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन का मोशन तीन जगह दिखाया गया है। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज, दिस इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ओनली। बस ये चक्कर लगाएगा, इसलिए इसको कभी यहां होगा तो कभी यहां होगा तो कभी यहां होगा, तो इसलिए तीन जगह दिखा दिया। ओके, अब भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस तो r हो गया। अब हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि अगर कोई पार्टिकल जिसमें मास है और वो अगर एक सर्कुलर मोशन करता है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए देयर मस्ट बी अ फोर्स नोन एज सेंट्रीपीटल फोर्स। भाई कोई अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल को बोला जाए कि ठीक है आप चलिए, तो अगर वो चलेगा तो सीधी राह में चलेगा, तो सीधी राह में चलेगा तो
उसको सीधी राह से मोड़ने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उस पार्टिकल पर हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगते रहता है, एंड दैट फोर्स इज mv²/r, और यू कैन से सेंट्रीपिटल फोर्स। लेट्स से ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, और यू कैन से दिस इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को अगर हम नाम दे देते हैं F, इसका मैग्नीट्यूड F है, तो ये जो F है उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये हमेशा सेंटर की तरफ रहता है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल कैसे रहा है? कोई तो ऐसी ताकत है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में ही क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि सर्कुलर मोशन में अगर इसको मूव करना है तो देयर मस्ट बी अ फोर्स विच मस्ट एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई तो यहां पर एक ऐसी ताकत है, कोई तो एक ऐसा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो वो कौन सा फोर्स है? तो वो फोर्स है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। कैसे? इलेक्ट्रॉन तो भाई नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो एक नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज्ड, अगर इनको हम पॉइंट चार्ज के फॉर्म में कंसीडर करें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चार्ज हैं और डिस्टेंस उसकी चार्ज का जो डायमेंशन है उसकी अपेक्षा बहुत कम, उसकी अपेक्षा काफी ज्यादा है ये आर। तो इन दोनों को हम पॉइंट चार्जेस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो एक न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली पॉइंट चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जो हमेशा मतलब उसकी भी उसका जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑल्सो ऑलवेज अलोंग द रेडियस, है ना। या ऐसे कह सकते हैं कि वो फोर्स भी हमेशा कहाँ है? वो फोर्स भी इस इलेक्ट्रॉन पर हमेशा न्यूट्रॉन की तरफ ही है या सेंटर की तरफ ही है। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही दरअसल क्या है? यहां सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। देखो नेक्स्ट पेज में करते हैं हम लोग। हो गया बच्चों? यस। अब बच्चों यहां पर दो तरह के फोर्सेस हैं। पहला तो क्या है कि इफ a particle moves with a constant speed या कांस्टेंट की जगह स्पीड कई बार चेंज भी हो जाती है। तो इफ अ पार्टिकल मूव्स विद अ स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, अगर एक पार्टिकल r रेडियस के सर्कल में एक स्पीड v से मूव कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि there is a force called as centripetal force, and this centripetal force always act over that particle, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी that is towards द सेंटर ऑफ द सर्कल। और उस फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो क्या हो? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो ये सर्कल बना ही नहीं पाएगा। जैसे ये सर्कल है, जैसे ये मूव कर रहा है
तो अगर इसको कोई सेंटर की तरफ खींचने वाला ना हो तो क्या हो, ये सीधे ही निकल जाए, फिर ये सर्किल बना ही ना पाए। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो एकदम मस्ट है। तो सब बेसिक चीजें आप जानते ही हैं। ओके, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हम Fc से रिप्रेजेंट करें तो दैट Fc इज mv²/r। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, C फॉर सेंट्रीपिटल, तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स हैज द वैल्यू mv²/r, mv²/r, where m is mass of the particle, v is its speed, and r is the radius of that circle at which it is moving. ओके फाइन। तो ये तो भाई एक फोर्स हो गया। अब सवाल है कि ये फोर्स जनरेट कहां से हुआ, उस पार्टिकल, उस इलेक्ट्रॉन को ये फोर्स कहां से मिल रहा है, तो वो मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसको भी जरा देख लेते हैं। हो गया प्यारे बच्चों, कंप्लीट? ओके, Yes, sir. ठीक। नाउ कम टू द सेकेंड फोर्स। देखिए सेकेंड फोर्स क्या है। सो लेट्स से देयर आर टू चार्जेस, 2 point charges. First is Q1 and second is Q2. If these 2 point charges are placed at a distance of r in vacuum, वैक्यूम की जगह किसी भी मीडियम में रख सकते हैं आप। वैक्यूम ही क्यों लिया, क्योंकि यहां पर हम लोग वैक्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं और ऑपोजिट नेचर के होंगे तो इनके बीच में नेचुरली क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, और अगर सेम नेचर के होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा। ठीक, एनीवेज, लेकिन इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा Fe, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो Fe जो होता है दैट इज K Q1 Q2 बाई r²। अब इस Fe में क्या होता है, Fe में क्या हो जाता है कि अगर ये Q1 और Q2 इनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब हुआ दैट आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, मीन्स दे आर लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्ज हैं। तो अगर लाइक चार्जेस हैं तो Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में ये जो Fe है वो हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स, वो हो जाएगा रिपल्सिव नेचर का। मतलब दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर रिपेल करेंगे। लेकिन अगर यही Q1 और Q2 अनलाइक चार्जेस हों, अनलाइक चार्जेस मीन्स वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का जो मल्टीप्लीकेशन होता है दैट मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हो जाते हैं तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का हो जाता है ना। वैसे तो ऑल दीज थिंग्स बिलोंग्स टू योर फिजिक्स करिकुलम ऑफ क्लास 12th, बट चूंकि इसमें थोड़ा आएगा तो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो दूसरा फोर्स हम यहां पर देखेंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर भाई बात अट्रैक्शन की क्यों चली, अभी समझते हैं। पहले थोड़ा सा ये जो हम लोगों ने लिखा है इसको थोड़ा वर्ड्स में लिख लेते हैं कि Q1 and Q2 are 2 point charges. Q1 and Q2 are 2 point charges placed at a distance D। दोनों जो है एक दूसरे से या r डिस्टेंस पर रखे हुए, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Fe, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम Fe से।
तो इस Fe की वैल्यू हो जाती है KQ1Q2/R²। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। वैसे फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अभी उतने से हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें बस इसकी वैल्यू समझनी है। सो दैट इज KQ1Q2/R²। अच्छा, K क्या हो जाता है? ये जो K है, दिस इज 1/4πε0 and it has the value of 9 into 10 to the power 9. Epsilon naught क्या है? Epsilon naught is permittivity. This is permittivity of free space या vacuum, जो भी कहना चाहें। Then, if the medium is changed, like if these two charges are in say water, तो फिर permittivity change हो जाएगी। ये जो epsilon है, this will become change। लेकिन अभी चूंकि वैक्यूम में है, फ्री स्पेस कहें या वैक्यूम कहें एक ही बात है, तो हम लोग उसको जब वैक्यूम की परमिटिविटी लिखते हैं, डबल टी होगा यहाँ पर, जब वैक्यूम की परमिटिविटी लिखते हैं तो एप्सिलॉन के बगल में एक जीरो लगा देते हैं, तो उसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली दिस इज एप्सिलॉन, इसको पढ़ने का सही तरीका है, इस स्पेलिंग इज EPSILON, एप्सिलॉन। एनीवेज, तो ये जो K है, इसकी ओवरऑल वैल्यू हमें याद रखनी है, दैट इज 9 into 10 to the power 9। तो अब हमारे इस यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन दो चार्जेस के बीच में है, Q1 और Q2 क्या है? तो देखो क्या है। हो गया बच्चों? एप्सिलॉन नॉट के बाद क्या लिखे हैं? ये बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके सर। मैं फिर आपसे स्पष्ट कर दूं, दोज ऑफ यू हु कुडंट गेट 90% और 80% और एनीथिंग, है ना, they need not to demoralize, absolutely not। आपके परसेंटेज का बहुत ज्यादा रोल नहीं है बच्चों आगे। इफ यू आर गेटिंग इन अ गुड कॉलेज, यू जस्ट नाउ वर्क हार्ड, वेरी हार्ड। किसी के 60% भी है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। माई स्कोर इन क्लास 10th was 69 and class 12th was 73। But those times, actually I was a student of UP बोर्ड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो स्टेट बोर्ड में नेचुरली थोड़े मार्क्स कम आते हैं, बट स्टिल मार्क्स जो मेरे साथी थे उनमें से कई लोगों के मार्क्स इससे ज़्यादा थे, बट सम ऑफ देम कुडंट मेक टू एनी IIT और इस तरह के कॉलेज में। बट तो यही मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी के नंबर 10th और 12th में कम आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं है, बट आपको अपना जो मेन उद्देश्य है उस पर टिके रहना है, लगे रहना है। लोग कुछ भी बोलें, बहुत से लोग बच्चों भ्रमित भी करते हैं। किसी के नंबर खराब आ गए तो उसको अरे तुम नालायक हो, गधे हो, लूपाजी, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। स्पेशली सम ऑफ योर रिलेटिव्स और आस पड़ोसी जिन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब when they find the chance they simply don't lose those chances, तो जरूर कुछ कह के निकल जाएंगे जिससे कि आप थोड़े हर्ट हो जाओ, आपके परिवार वाले थोड़े हर्ट हो जाएं। तो इट हैपेंस, दिस इज द हैबिट ऑफ द सोसाइटी। सो प्लीज आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, जिसको जो करना है अपना करने दीजिए, आप अपने काम से काम रखिए। किसी के नंबर कम है तो एब्सोल्युटली नो नीड टू वरी, और किसी के ज्यादा भी हैं तो दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। उन्हें ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा नंबर जो है कई बार हानिकारक हो जाते हैं। आपका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं आता है क्या सही क्या गलत, एंड उस परिस्थिति में आप गलतियां करते हैं और फिर भुगतते हैं बाद में। चलिए कोई बात नहीं, अब आप समझदार हैं, बड़े हैं, जो मैंने बताना था सो बता दिया। तो अगर हम बात करें अपने
उस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो वहां पर दो चार्जेस हैं. फर्स्ट इज योर न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज योर इलेक्ट्रॉन. तो इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज Z इंटू ई, और इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो E ही है ना, और यू कैन से माइनस ई, है ना. तो ये केवल हम अभी चार्जेस के मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं. तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड हो गए ZE, ये न्यूक्लियस का हो गया N, और ये इलेक्ट्रॉन का हो गया E. अब चूंकि ये दोनों ही, ये न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज सिस्टम और ये इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में क्या होगा, हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस. तो उस इलेक्ट्रॉन पर, वो जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, इस तरह से इसका मूवमेंट था न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन पर ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस है उसकी तरफ हमेशा एक फोर्स काम करेगा, दैट इज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है बच्चों. अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती, सर्कुलर मोशन कर ही ना पाए. एनीवेज, तो अब हमें ये समझना है कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fe. सो इट्स मैग्नीट्यूड इज K. Q1 इज लेट्स से ZE एंड Q2 इज E. यहां प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग केवल मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, एंड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. तो ये दो फोर्सेस हो गए बच्चों. पहला तो था अपना सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fe. अब जो काम की बात है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acts as centripetal force, या ऐसे थोड़ा सा और उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवर इलेक्ट्रॉन acts as centripetal force. So this is an extremely important line. और इसी लाइन से क्या होगा, बोर की जो थ्योरी है या बोर का जो मॉडल है उसका हमें दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलने वाला है. एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किया हम लोगों ने पीछे. नाउ दिस इज द सेकेंड रिजल्ट. तो यहां से हमने ये सीखा कि ये जो Fc है दैट इज एक्चुअली Fe, दैट इज Fe. फाइन बच्चों, आगे बढ़ जाएं. सारे बच्चे कर लिए? यस सर. ओके, तो जो Fc है दैट इज व्हाट, दैट इज mv स्क्वायर बाई r. एंड व्हाट इज दिस Fe? Fe is K ZE square by R square. So this is the second results which we must remember in Bohr's theory. ये जो बोर का एटॉमिक मॉडल है उसमें दो रिजल्ट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आगे भी बहुत सारे मैथमेटिकल रिजल्ट्स आने हैं बट उन सब का बेसिस यही दो हैं. So this is the result 2. इसमें K क्या है सर? एक बार फिर से बता दीजिए. K क्या है? अच्छा, पहले लिख लीजिए. K कहाँ गया भाई? K ये है ना, K 1/4 pi epsilon naught. Epsilon is not its permittivity of free space. अभी आप मान लीजिए K जस्ट कांस्टेंट है, आप
वैसे तो कक्षा 10 में भी पढ़ाया जाता है ये वाला फोर्स, अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, अभी आपके फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे तब आप सीखेंगे आगे। आप उसको एक कांस्टेंट मान लीजिए और उस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है बस। ओके, सो दिस इज योर रिजल्ट 2 जो हमें याद रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो रिजल्ट 2 हो गया, एक रिजल्ट 1 भी था, तो चलो उसको भी यहां पर एक साथ लिख लेते हैं। तो वो रिजल्ट 1 क्या था? वो रिजल्ट 1 था MVR इज इक्वल टू NH/2π। So this is the result from quantization of angular momentum। ये है रिजल्ट फर्स्ट। अब जो भी बोर की थ्योरी है वो इन्हीं दो मैथमेटिकल रिजल्ट्स पे टिकी हुई है प्यारे बच्चों। आगे हम जो भी डेरिवेशन करेंगे बोर्स की थ्योरी में वो इन्हीं दो से जनरेट होंगे। सो दिस इज रिजल्ट फर्स्ट। अब ये जो पहला रिजल्ट है वो पहला रिजल्ट क्या है? इस पहले रिजल्ट में ये जो MVR है, दिस इज व्हाट? दिस इज एंगुलर मोमेंटम। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, यहां पर जो n है, n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये जो फर्स्ट रिजल्ट है, दिस फर्स्ट रिजल्ट इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस फर्स्ट रिजल्ट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बच्चों जो पहला रिजल्ट है, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये दूसरा रिजल्ट तो हम देखिए हैं कि ये जो mv²/r है, ये mv²/r दरअसल fc है और ये दरअसल fe है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, जिसके चलते वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। सो विद दिस, ये जो बोर की थ्योरी का बेसिस है, दिस पार्ट इज ओवर। दिस पार्ट इज ओवर। थैंक यू बच्चों। अब बोर की थ्योरी में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग थोड़ी सी और चीजों की जानकारी लेंगे, बट दिस बेसिक पार्ट इज ओवर, डन।